नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, खंबा खाड़ी। कैसे हैं आप? मैं विक्रांत स्वागत करता हूं आप सबका द बिग ड्रीम्स क्लासेस चैनल पर। जैसा कि पिछला 2 लेक्चर मेरा था, अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10 सीबीएसई के लिए, यूपी के लिए, बिहार बोर्ड के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां जीएस से रिलेटेड तैयारी करनी होती है। जनरली आप सबको पता है कि अभी सीजीएल, एसएससी, यूपीएससी सब में क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी का सिलेबस समाहित होता है और उसकी तैयारी हमें काफ़ी डीपली करनी पड़ती है। उसी कड़ी में मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए जारी है और आज का अपना टॉपिक है, अपने इस चैनल के थ्रू आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 3 यानी भाग 3। इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको भारत में राष्ट्रवाद में थोड़ा बहुत हमने मुगल डायनेस्टी और सिराजुद्दौला वगैरह का किस तरीके से मतलब भारत में ब्रिटिश शासन का आधिपत्य हुआ, इसका एक संक्षिप्त लेक्चर पार्ट 1 में प्रोवाइड कराया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोग चौरी चौरा कांड तक पढ़े थे, जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, उसकी एक्टिविटीज और असहयोग आंदोलन क्यों गांधी जी ने शुरू किया था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के अपने इस लेक्चर में गांधी जी जो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने के कारण जब इसे वापस लेते हैं, यहां से इस लेक्चर में आपको टोटल कंप्लीट कंसेप्ट प्राप्त होगा 1934 तक, कि जनरली कई बार असहयोग आंदोलन शुरू भी हुआ, बीच में धीमा भी पड़ा, लास्टिंग भी हुई इसकी। और इसी कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर का जो अहम भाग है वो होगा आपको दांडी यात्रा से रिलेटेड और गोलमेज सम्मेलन के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अंत तक लेक्चर में आप लोग बने रहें, जिससे कि आपको इस चैप्टर की कोई भी कड़ी छूट न पाए। और जनरली एक बात बता दे रहा हूं कि ये हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी का एक बहुत अहम पार्ट है और जनरली स्वतंत्रता के बाद का भारत ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। तो अभी हम एक्चुअली अभी स्वतंत्रता प्राप्ति तक का इतिहास पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक से। तो आज के लेक्चर में एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि 1922 से लेकर 1934 तक की हिस्ट्री को इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा ही मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को,
लास्ट लेक्चर का अंतिम कड़ी था कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड होता है, यानी जिसमें पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है और तत्कालीन इंस्पेक्टर यानी थानाध्यक्ष श्री गुप्तेश्वर सिंह और जो एसआई थे उस समय तत्कालीन, यानी उनके अधीनस्थ दूसरे सीनियर ऑफिसर श्री पृथ्वीपाल सिंह, दोनों के साथ में अन्य 20 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। टोटल दोनों के साथ में अन्य 20 पुलिस कर्मियों यानी टोटल 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। और एक सिपाही जिनका नाम था मोहम्मद सिद्दीकी, ये किसी तरह वहां से बच निकलते हैं और गोरखपुर में जाकर कलेक्ट्रेट में अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं। आत्मसमर्पण। इस घटना से आहत होते हैं गांधी जी, चूंकि उनका मानना था कि अभी ये आंदोलन जो है ये अहिंसात्मक होता जा रहा है, तो इस आंदोलन को बंद कर देना चाहिए, अन्यथा इसकी नैतिक जिम्मेदारी हम पर आएगी। और उन्होंने बारदौली में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन था 1922 में 12 फरवरी 1922 को, वहां पर ये नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। उनकी इस घोषणा का इफेक्ट अन्य कांग्रेसी लीडर्स पर भी पड़ता है। हालांकि गांधी जी का मानना था कि इस आंदोलन के हिंसात्मक होने का मतलब है कि कुछ लोगों को प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है, जिसके कारण यह हिंसा से हिंसा की ओर आंदोलन का रुख मुड़ रहा है। तो पहले सत्याग्रह हुआ, इसके बाद फिर असहयोग आंदोलन भी मतलब वापस ले लिया गया। तो इस तरीके के जो जन संघर्ष थे, इससे कांग्रेस के कुछ नेता जो थे बेचारे काफी थक चुके थे और उनका मानना था कि 1919 में 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1919 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, इसके तहत जितने भी प्रांतीय परिषद का गठन हुआ था उसके चुनाव में वो कांग्रेस के नेता पार्टिसिपेट करना चाहते थे। के तहत गठित प्रांतीय परिषद के चुनाव में कांग्रेस के नेता भाग लेना चाहते थे। कारण क्या था? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि परिषद में रहते हुए वे ब्रिटिश जितनी भी पॉलिसीज थी, ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते थे, सुधारों का वो वकालत कर सकते थे और वो ये दिखाना चाहते थे कि ये इस तरह की जितनी भी परिषदें गठित हुई है इस 1919 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के तहत, ये परिषदें लोकतांत्रिक नहीं है, यानी एक लोकतांत्रिक संस्थाएं ये परिषदें नहीं हैं। तो और ये चीजें वो परिषद में रह कर ही दिखाना चाहते थे। क्या क्या उन नेताओं का मानना था कि अगर हम चुनाव में भाग लेते हैं, सीधी सी बात है, वो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव की काफी अहम रोल है। तो चुनाव में पार्टिसिपेट करके और इसकी नीतियों को, जो ब्रिटिश नीतियां थी उसका वो विरोध कर सकते थे और क्या क्या मतलब हमें और सुधार करने की जरूरत है इसकी वो वकालत कर सकते थे। और ये दिखाना चाहते थे, सबसे बड़ा चीज कि वो ये दिखाना चाहते थे कि
इस तरीके की गठित जितनी भी परिषदें हैं ये किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। और इसी कड़ी में क्या होता है कि चित्तरंजन दास देशमुख यानी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के बारे में आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो ये दोनों लोग मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो ये इस परिषद की राजनीति में, चुनाव का मतलब क्या हो गया, जहां पर परिषद का चुनाव हो रहा है इसका मतलब कि ये राजनीति है। तो इस परिषदीय राजनीति में वापस लौटने के लिए यानी परिषद की राजनीति में वापसी हेतु यानी वापस लौटने के लिए सीआर दास देशमुख यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों लोग मिलकर के भीतर ही भीतर कांग्रेस में एक नया खेमा शुरू कर दिए और इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। क्या बना दिया भी? स्वराज पार्टी का गठन इन दोनों नेताओं ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदीय राजनीति में वापस लौटने के लिए वापसी हेतु क्या किया? क्योंकि ये परिषद से खुश नहीं थे, इनको लगता था कि परिषद जो है लोकतांत्रिक संस्था नहीं है और हम परिषद के चुनाव में भाग लेकर ही उसकी इस तरीके की पोल को हम खोल सकते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने से इन लोगों को भी तकलीफ हुआ। ये लोग थक चुके थे, कभी आंदोलन शुरू हो जाता था, कभी बंद हो जाता था, कभी शुरू हो जाता, कभी बंद हो जाता था। एक कोट हम करेंगे आगे चलकर जब हम गोलमेज सम्मेलन बताएंगे गांधी जी को लेकर के। तो स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है इन लोगों ने, राजनीति परिषद मतलब परिषद की जो है पॉलिटिक्स थी उसमें वापसी के लिए इन लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। जवाहरलाल नेहरू उस समय मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये और उग्र जन आंदोलन चाहते थे और इनका कहना था कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हम अंग्रेजों पर दबाव बनाए। कौन को? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ये उग्र आंदोलन के पक्षधर थे। किसके? उग्र आंदोलन। उग्र का मतलब कि नरमी से अब काम नहीं चलने वाला के पक्षधर थे और इन लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अब दबाव इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। इस समय कांग्रेस के भीतर ही भीतर आंतरिक बहस होता है और असहमति होती है। बिना असहमति का तो ये स्वराज पार्टी का गठन संभव ही नहीं था। तो इस तरीके का जो मतलब एक इन्वायरमेंट जो क्रिएट था यानी जो एक माहौल क्रिएट था, दो चीजों ने उसकी एक राजनीति की जो रूपरेखा थी उस समय की दो स्थितियां पूरी तरीके से बदल दी। एक तो था आर्थिक संकट। आपने पढ़ा होगा 1931-32 में बहुत बड़ा आर्थिक संकट पूरे विश्व में छाया हुआ था, लेकिन हम जनरली अभी भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस राजनीति की रूपरेखा बदलने के लिए अहम दो कारक। अब कोई पूछ दे कि राजनीति की जो परिषदीय राजनीति वगैरह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चल रही थी, तो उस राजनीति की रूपरेखा को बदलने के लिए पर्याप्त दो कारक का नाम आप बता दीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बता देते हैं, इसके बारे में डिटेल समझेंगे अभी। पहला कारक था जिसने इस राजनीति की रूपरेखा बदल दी 20वीं सदी के उस दशक में, 19वीं सदी के उस दशक में, लास्ट के 20 साल के अंतर्गत। जनरली 20वीं सदी के शुरुआती में देखें तो राजनीति की रूपरेखा को बदलने के लिए पर्याप्त 2 कारक मैंने पूछा है, दिमाग लगाएं। पहला तो हो गया आपको आर्थिक मंदी, और दूसरा क्या बता सकते हैं, साइमन कमीशन। किस तरीके से दोनों ने प्रभावित किया, इसी चैप्टर्स में हमें देखना है। आर्थिक मंदी भारत के अंदर 1926 से क्या हुआ था, 1926 में कृषि की हालात जो थे बदतर होने लगे भारत के अंदर। 1926 से कृषि के हालात जो थे वो बदतर होने लगे, कृषि उत्पादन गिरने लगे। ठीक है, कृषि उत्पाद, आर्थिक की बात कर रहे हैं तो इनकी कीमत के बारे में बात कर रहे हैं। कृषि उत्पाद की कीमतें गिरने लगी, और 1930 आते आते ये कंप्लीटली समाप्त हो गई। 1926 से शुरुआत हुई कृषि उत्पाद की कीमतों का गिरने का, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका इफेक्ट तो कभी ना कभी पड़ना था। भाई हम सबने, भारत ने भी तो ब्रिटेन का साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, चाहे उनकी पॉलिसी जो भी रही हो, मदद लेने के लिए झूठ का सहारा लेना हो, चाहे वो चंपारण के किसानों की मांग को मान लेना हो, अहमदाबाद मिल मजदूरों के बोनस को रिफंड कर देना हो, उनके काम के घंटे को घटा देना हो, उनकी सैलरी में वृद्धि कर देनी हो, या आप वहीं से ले ले खेड़ा के किसान आंदोलन के लगान को माफ करने की बात आ रही हो। सारी डिमांड को मानने का उनका एक रीजन था कि भारत का वो सहयोग चाहते थे। भारत का सहयोग चाहते थे वो किसके लिए, कि हम उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, यूएस, रूस, ये सारे जो मित्र राष्ट्र है, फ्रांस, तो उसमें चूंकि ब्रिटेन हमारा औपनिवेशिक देश था, हम उसके उपनिवेश थे, तो हम ब्रिटेन का साथ दे। तो उसके लिए उसने गेम खेला, और जब युद्ध समाप्त हो गया तो वो अपनी बातों से मुकर गया। तो ये कहानी तो उस समय की थी, तो उसका असर तो पड़ना था भारत पर। तो 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, और 1930 तक ये बिल्कुल 1930 तक कृषि बिल्कुल धराशायी हो गई। समझ लीजिए, धराशायी हो गई यानी खत्म। ये था आर्थिक मंदी। अब जब उत्पाद की कीमतें गिरने लगी तो उसकी खेती बिल्कुल खत्म होने लगी। अब जब खत्म हो गई तो क्या हुआ, कृषि उत्पादों की मतलब मांग गिरी, यानी डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम होने के कारण क्या हुआ, उसका निर्यात कम होने लगा। निर्यात कम होने लगा यानी निर्यात करते हैं हम इंपोर्ट को, जब हम कहीं बाहर से कोई चीज मंगाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, किसान, जब कृषि उत्पाद की कीमतें गिरने लगी, यानी जो हमने खेती किया है और उसका कोई मूल्य ही ना मिले, तो सीधी सी बात है कि वो कृषि के अनाज, फल, सब्जियां कोई लेगा ही नहीं। तो क्या होगा, हमें अपनी जो उपज है उसको बेचने में कठिनाई आएगी। ये कृषि के हालात थे आर्थिक मंदी के दौरान, ये कृषि के हालात थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। क्या हुआ कि उपजें बेचना मुश्किल पड़ गया, और जब उपज बिका नहीं, जब हम उसको बेचने में असमर्थ हो गए तो हमारी आमदनी नहीं रही, और आमदनी नहीं रही तो सीधी सी बात है हम लगान वगैरह चुकाने में असमर्थ होने लगे।
और 1930 तक ये खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ वो ग्रामीण जीवन हुआ। क्यों? क्योंकि गांव के किसान जो थे, भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश था, और आई थिंक उस समय तक लगभग देश की राष्ट्रीय आय में, आजादी के बाद भी राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 40% था। एक विकसित देश में कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में यानी उसके जीडीपी में 10% के भीतर होता है, जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगों का जो श्रेय होता है राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में, विकसित देशों की बात कर रहे हैं, तो नियर अबाउट 22 से 35% तक होता है, इसलिए वो देश विकसित होते हैं। लेकिन हम तो पूरी तरीके से हम कृषि पर निर्भर थे। तो सबसे ज्यादा आफत जो आई वो गांव के लोगों पर आई, चूंकि वो किसान थे। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन। अब इसी क्रम में क्या होता है कि ब्रिटेन में टोरी की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री टोरी की सरकार बनती है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर, नाम है टोरी। और 1927 में टोरी ने 1927 में सर साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, साइमन कमीशन के नाम से जिसको जानते हैं। और इस आयोग का जो मुख्य काम था, इसको भारत आना था और यहां की जो भी संवैधानिक व्यवस्था थी, और संवैधानिक व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है, इसके बारे में इसको स्टडी करना था। समझिए, एक अंग्रेज भारत में आकर भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहता है। परिणाम, और सबसे बड़ी चीज, उसमें टोटल 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। जो साइमन आयोग का गठन किया था टोरी ने, उसमें 7 सदस्य थे, और 7 में से एक भी हिंदुस्तानी नहीं थे, एक भी भारतीय नहीं थे। मतलब कोई आपके घर में आकर और आपकी कमियों को बताए कि भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है, जिसको कि आपके घर के बारे में एबीसीडी उसको पता नहीं। भाई हम हिंदुस्तानियों के साथ क्या समस्याएं हैं, हम किस तरीके की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, हमारी खेती को लेकर, हमारी राजनीतिक हलचल को लेकर, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर हम क्या चाहते हैं, इसके बारे में हम बेहतर बताएंगे या कोई दूसरा पड़ोसी बेहतर बताएगा। तो यही समस्याएं रही जो मतलब हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि उस जो संवैधानिक संस्था का गठन किया गया था यहाँ की संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं थे, एक भी भारतीय नहीं थे, भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं था। परिणाम स्वरूप जैसे ही 1927 में तो गठन हुआ, और जैसे ही 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत आया, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरा, जैसे ही वो दिल्ली पहुंचा, इसका नहीं पता चलता है कि कहीं वो एयरपोर्ट से आया था कैसे, मतलब जैसे ही वो इंडिया में आया, कहने का मतलब कि सब जगह उसका विरोध होने लगा। कहीं कहीं तो उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए लोगों को मतलब लालच दे देकर भीड़ इकट्ठी की गई थी। फिर भी उन लोगों ने भी बहिष्कार किया, जिसको बुलाया गया था उनको सपोर्ट करने के लिए उन लोगों ने भी बहिष्कार किया। जब साइमन का भी
जब साइमन का भी विरोध होना शुरू हो गया, साइमन कमीशन के विरोध होने के बाद जो वायसराय लॉर्ड इरविन, नाम ध्यान रखेंगे, वायसराय लॉर्ड इरविन 1929 में 1929, ध्यान रखेंगे 1929 में भारतीयों के लिए डोमिनियल स्टेट, अब इसके बारे में बात करेंगे हम, क्या था ये। भारत के लिए डोमिनियल स्टेट्स के लिए एक जवाब दिया, मतलब एक कहते हैं ना जिसको लॉलीपॉप, गोलमोल सा जवाब दिया, इसको कह सकते हैं आप गोलमोल सा जवाब दिया। विरोध को शांत करने के लिए इरविन ने कोशिश किया कि भारतीयों को एक लॉलीपॉप थमा दिया जाए, और लॉलीपॉप क्या था, डोमिनियल स्टेट। ये डोमिनियल स्टेट क्या था, 1929 की बात कर रहे हैं, जब साइमन कमीशन का विरोध शुरू हो गया 1928 में, जैसे ही वो आया। डोमिनियल स्टेट क्या था कि डोमिनियल स्टेट के अंतर्गत ये था कि भारतीय भारत में शासन कर सकते हैं, मतलब भारतीयों के शासन को स्वीकार किया, लेकिन भारतीय शासन करेंगे वो अंग्रेजों के दिशा निर्देश के आधार पर, यानी आप एज ए पपेट, आप एज ए पपेट शासन कीजिए। अब आप ध्यान दीजिए 1922 में जब चौरी चौरा के बाद आपने पढ़ा, अभी परिषद की राजनीति में भारतीय भाग लेना चाहते थे, उस समय भारतीयों का डिमांड था कि हमें कुछ इस तरीके से डोमिनियल स्टेट्स वगैरह दे दिए जाए, हमारी भागीदारी बनाई जाए। उस समय तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं था कि हमें कुछ उसके लिए कुछ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब साइमन का बहिष्कार हुआ तो उसने पकड़ा दिया लॉलीपॉप, लो जी। मतलब उन्होंने भारतीयों को छोटा सा बच्चा समझ लिया था, जैसे बच्चा अंगूठा चूसते रहता है, लॉलीपॉप पकड़ा तो डोमिनियल स्टेट मांग रहे थे, ले लो जी, हो गया। समस्या क्या था, और गोलमोल सा जवाब इसलिए क्योंकि हम आपको दे रहे हैं, लेकिन कब दे रहे हैं इसके बारे में हमें पता नहीं है, दे देंगे। भारत के लिए डोमिनियल स्टेट का गठन हम कर देंगे, आप शासक बन जाओगे, आप अपने देश में सुधार ला सकते हो, आप लाना, कब लाना पता नहीं। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को डोमिनियल स्टेट से तो बहुत कुछ चाहिए था, डोमिनियल स्टेट्स नहीं चाहिए था, अब इनको तो बहुत ज्यादा चाहिए था, यानी कि अब इनको पूर्ण स्वराज चाहिए था। और इसी पूर्ण स्वराज के लिए मतलब कांग्रेस इसको नकार दिए। और तब तक क्या होता है कि दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। और यहां पर लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की, कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग होती है, पूर्ण
स्वराज की मांग होती है। पूर्ण स्वराज का डिमांड होता है। अब हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें तो अब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से आजादी चाहिए। और इसी क्रम में 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। और इसमें ये कसम खाया गया, इसमें शपथ लिया गया कि प्रत्येक साल हम 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अच्छा जी, 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। यानी कि स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? जब भारत गुलाम था, 26 जनवरी 1930 को। लेकिन एक देश में दो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाए जा सकते, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1945 को। तो 15 अगस्त 1947 को, सॉरी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो हम उसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं तो इतिहास के ये 26 जनवरी का दिन। तो याद रखें, हमारा जो संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, स्वीकृत कर लिया गया था। बनकर 26 नवंबर 1949 1949 को तैयार हो गया था नवंबर में। लेकिन वेट किए, क्योंकि हमारे लिए ये दिन ऐतिहासिक था 26 जनवरी का। और 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को पूरे भारत में लागू किया गया और यानी स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 से प्रत्येक वर्ष हम लोग इसी दिन को याद करते हुए 26 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर? अब ये 26 जनवरी 1930 की तक पहुंच गए। इसके बाद फिर क्या होता है? वायसराय इरविन को गांधी जी का जवाब मिलता है 31 जनवरी 1930 को गांधी जी का पत्र मिलता है इरविन को। गांधी जी का पत्र किसको मिलता है? इरविन को, वायसराय इरविन को। कब? 31 जनवरी 1930 को। और इस पत्र पर कार्रवाई करने की जो समय सीमा थी, इस पत्र पर कार्रवाई करने की जो समय सीमा गांधी जी ने तय की थी, ध्यान रखें, पूरे 1 महीना लगभग समय दिया गया था, यानी 12 मार्च। गांधी जी पत्र लिखते हैं
31 जनवरी 1930 को। किसको? लॉर्ड इरविन को। और इसमें उन्होंने 11 मांगे रखी थी। सॉरी, 12 मार्च ले लीजिए। 11 मांगे रखी थी। कुछ सामान्य किस्म की मांगे थी जो मान लिया जाए। कुछ किसानों से संबंधित मांगे थी। कुछ उद्योगपतियों से संबंधित मांगे थी। गांधी जी इस बार जो थे वो देश के हर वर्ग को अपने आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। सामान्य मांगे, किसानों के लिए मांगे, उद्योगपतियों के लिए मांगे, और सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या था इसका? इस पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक कर खत्म कर। नमक कर खत्म कर। सबसे इंपॉर्टेंट। अब नमक कर क्या था? उस समय हम भारतीयों के पास अधिकार नहीं था कि हम नमक बना सकें, और नमक एक छोटे व्यक्ति से गरीब व्यक्ति से एक अमीर से अमीर व्यक्ति के जायके के लिए नमक का बड़ा रोल है। खाना खा रहे हैं, नमक ज्यादा हो गया तो भी खाना अच्छा नहीं लगता, और बिना नमक का तो खाना पूछिए ही नहीं। और इस पर अंग्रेजों द्वारा टैक्स था। इरविन को पत्र लिखे, इसका मतलब कि जब डिमांड थी और इसका समय सीमा था, इसका मतलब कि ये एक तरीके का अल्टीमेटम था, यानी चेतावनी था गांधी जी का। किसको? इरविन को। इरविन ने कहा है, मिस्टर गांधी, बार बार आंदोलन करते हो आप और बार बार वापस ले लेते हो, देखते हैं कि इस बार आप क्या करते हो। चलो करो आप आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि सोच लो भाई। इरविन के कानों तक जू नहीं रहेगा, और बस इसी दिन 12 मार्च को गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 फॉलोवर्स के साथ 78 अनुयायियों के साथ 240 मील दूर गुजरात के दांडी तट पहुंचने के लिए यात्रा शुरू। जब दांडी के लिए पहुंचने के लिए जब गांधी जी यात्रा शुरू कर देते हैं 78 अनुयायियों के साथ पैदल 240 मील, और रोज 10 मील का सफर, 10 मील का पैदल सफर रोज करते हैं। करते हुए 6 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं। यानी 24 दिन लगता है, टोटल 24 दिन।
24 days into 10 minutes। 6 अप्रैल को जब ये वहां पहुंच जाते हैं, समुद्र के पानी में नमक को उबालकर नमक बनाते हैं और वहीं से शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत बड़े लेवल पर सविनय अवज्ञा की आंदोलन की शुरुआत हो जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। अब 2 आंदोलन साथ साथ चलता है, ध्यान रखें। एक तो असहयोग आंदोलन और दूसरा सविनय, यानी आप विनय के साथ, यानी अहिंसात्मक रूप से, यानी एक रिक्वेस्टेबल। सविनय अवज्ञा यानी आपकी आज्ञा को नहीं मानना, यानी आपने कानून बनाया, हम उस कानून को नहीं मानते। यानी अवज्ञा से क्या क्या हुआ आगे देख लें आप। नमक कानून बनाकर नमक तोड़ा गया, इधर फिर से शहरों में शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी। इसके बाद आदिवासी, यहां तक कि जो आदिवासी थे, पहले जो इमिग्रेशन एक्ट वगैरह हमने पढ़ा था, बैन लगा था मजदूरों पर, आदिवासी लोगों पर कि वो अपनी जीविका के लिए जो आरक्षित जंगल है वहां नहीं जा सकते। लोग कहे काहे का कानून, हम गांधी जी के साथ हैं। अब वो अपने पशुओं को लेकर जंगलों में, उन आरक्षित वनों में घुसने लगे, लकड़ियां चुनने लगे, बीनने लगे। तो इस तरीके से यह आंदोलन शुरू हो जाता है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के एक और महत्वपूर्ण साथी थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला। पहले विदेशी जिनको क्या मिला? भारत रत्न मिला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। चूंकि ये लाहौर से थे इसलिए विदेशी, पहले विदेशी थे जिनको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत रत्न मिला। अब अगर कहें पहले विदेशी, विदेशी कैसे थे? तो गांधी जी के करीबी थे, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले थे। वो तो नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका से जिनको भारत रत्न मिला, वो दूसरे थे। क्योंकि इनको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिला, और लाहौर कहां था? पाकिस्तान में। तो पहले ये विदेशी थे जिनको ये यूपीएससी वगैरह में भी आई थिंक सर पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए। फ्रंटियर गांधी यानी अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिनको कि भारत रत्न मिला है। उसके बाद अब इनको भारत रत्न मिला। चलिए, लेकिन हम आगे देखते हैं कि ये किए क्या थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार कर लिया गया
और ज्यादा हमले होने लगे। पुलिस गोलियां चलाने लगी। पूरे तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए, इस आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे तरीके से दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार एड़ी चोटी की एक कर दी। एड़ी चोटी एक करने का मतलब बहुत ज्यादा प्रयास। लोगों को गोली मारी जाने लगी, लोगों को पकड़कर जेल में डाला जाने लगा, लेकिन लोग भी इसको मानने से कहां तैयार थे इस बार। और सबसे बड़ा चीज ये हुआ, सबसे बड़ी घटना, कि 1 महीने बाद, इस आंदोलन के 1 महीने के बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी की भी गिरफ्तारी हो जाती है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो मुंबई में शोलापुर जगह है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, काफी ज्यादा फेमस दिखाया जाता है। उस समय शोलापुर कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरिया था। वहां के मजदूरों ने मतलब स्ट्राइक कर दिया, बिल्कुल। पुलिस चौकियों पर हमले हो गए, जितने भी मतलब सरकारी मशीनरी को तबाह किया जाने लगा, नगर पालिका पर अटैक कर दिया गया, अदालतों का बहिष्कार किया जाने लगा। इस तरीके से मजदूरों ने, मुंबई के शोलापुर में जो औद्योगिक मजदूर थे, उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने बच्चे बूढ़ों तक नहीं छोड़ा, मतलब बच्चों तक नहीं छोड़ा, औरतों तक को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, सब पे लाठीचार्ज। लेकिन यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेता है। लेकिन फिर इसी कड़ी में अब क्या होता है, लगभग 1 साल चलता है आंदोलन। 1930 से शुरू होकर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसको इतिहास में हम जानते हैं गांधी इरविन समझौते के नाम से। इसमें इरविन गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि गांधी जी अब इस आंदोलन को बंद करो। उन पर दबाव, इरविन पर दबाव आने लगा, ब्रिटिश राज का दबाव आने लगा कि आप ये क्या करवा रहे हो। इनका जवाब था कि हमें थोड़े ऐसा पता था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। इससे पहले तो कई बार इसने काफी कुछ किया, लेकिन इतना बवाल कभी नहीं हुआ। लेकिन जल्दी से बात करो गांधी से। फिर इरविन बात करता है 5 मार्च 1931 को, जिसको हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। जब आंदोलन को बंद करने का डिमांड आता है इरविन की तरफ से, तो गांधी जी ने यहां शर्त रखी। गांधी जी की शर्त क्या है, इसमें कहता है इरविन कहता है कि गांधी जी आप आंदोलन बंद कर दो, और आपकी बातों को रखने के लिए हम गोलमेज सम्मेलन का, आप लंदन चलो, गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव दिया है कि आप अपनी बातों को गोलमेज सम्मेलन में रखो, आप लंदन चलो, वहां पर बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी इस आंदोलन को आप वापस लो। गांधी जी कहते कि चलो ठीक है, तुम बात करने के लिए राजी हो गए, तो हम कुछ शर्त रखते हैं। पहला काम कि जितने भी राजनेता गिरफ्तार हुए हैं, यानी जितने भी राजनीतिक कैदी थे, राजनीतिक कैदियों को आप आजाद करो। चलो फटाफट आंदोलन वापस चाहिए, तो राजनीतिक कैदियों को की रिहाई करो जल्दी। बोला कि ठीक है भाई। रिहाई कर देते हैं। सारे राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो जाती है, और 5 मार्च 1931 को दोनों में गांधी इरविन समझौता होता है, और
कैदियों की रिहाई और गोलमेज सम्मेलन को शुरू किए जाने को लेकर के बातचीत होती है और तब आंदोलन गांधी जी फिर से वापस ले लेते हैं। देखिए कितना बड़ा ये एक तरीके से नाटक है। मनोबल टूटता है इसे राजनीतिक कैदियों की रिहाई और इनकी शर्तें होती हैं और नमक कर को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के लिए इरविन कहते हैं कि ठीक है आप कि ये सारी चीजें तो सही है, बट आपको आगे के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए, जो भी डिस्कशन करना है, उसके लिए आपको लंदन में पहुंचना होगा और लंदन में आपसे वार्ता करने के लिए हम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे। हालांकि जैसा कि हम बता रहे हैं कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो था जनरली 1900 मतलब नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक जो हुआ था, तो उसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेता उस समय चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो वो जेल में थे। परिणाम स्वरूप कांग्रेसियों ने बहिष्कार कर दिया और इसी के कारण कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व, जनरली हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात को स्वीकारते हुए गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं इस समझौते के तहत 5 मार्च 1931 को। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो शुरू होता है, बात कर रहे हैं हम 7 सितंबर से 7 सितंबर 1931 से शुरू होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1 दिसंबर 1931 को खत्म होता है, समाप्त होता है। अब ये जो गोलमेज सम्मेलन था ये काफी इंपॉर्टेंट था। गांधी जी को उम्मीद थी कि हमारी सारी डिमांड्स को पूरा कर लिया जाएगा और गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंच जाते हैं कहां? लंदन। यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। और अब वहां पर क्या हुआ कि गांधी जी ने अनाउंसमेंट किया कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि B.R. अम्बेडकर भी इस सम्मेलन में शामिल थे, जैसा कि हमने पहले बताया था कि वो पहले सम्मेलन में भी शामिल थे B.R. अम्बेडकर, और उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी, दलितों के उत्थान के लिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी वो पहुंचते हैं और यहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक गेम खेल देती है। उसकी तो नीति रही थी फूट डालो और शासन करो। गांधी जी को भी लंदन में बुला लिया, B.R. अम्बेडकर साहब भी लंदन में पहुंच गए। वहां पर गांधी जी प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है कुछ कुछ मिलता है, क्योंकि अब राजनीतिक का टैक्स तो हम नहीं करेंगे। तो आपने इस गेम जो खेली ब्रिटिश गवर्नमेंट, महात्मा गांधी को भी बुला लेती है और B.R. अम्बेडकर साहब को भी बुला लेती है। वहां गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन को लेकर के मैं कोट करूंगा आपको जब अगला लेक्चर होगा, जिसमें सिर्फ गोलमेज सम्मेलन के ही बारे में बात करेंगे, पहले, दूसरे और तीसरे के बारे में। अभी तो सिलेबस के हिसाब से देखते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई हम कांग्रेस के प्रतिनिधित्व हैं, इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। और उस समय भी
गांधी जी का कांग्रेस के लिए इस कथन के लिए 3 तरफ से चुनौतियां मिलती हैं। पहली चुनौती मुस्लिम लीग के तरफ से मिलती है गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी का कोट है, गांधी जी का क्या कोट है कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। मुस्लिम लीग कहती है कि मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं। अगर केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं तो फिर कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कैसे करती है। दूसरी चुनौती थी राजे राजवाड़ों की तरफ से, क्योंकि उस समय जो भी स्वतंत्र राजवाड़े थे, प्रांतीय सरकारों का गठन था, तो जो राजे राजवाड़े थे उनके तरफ से चुनौती थी। उनका कहना था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार ही नहीं है। जब कांग्रेस का राजवाड़े के भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है तो फिर कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कैसे करती है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी B.R. अम्बेडकर की तरफ से, जो कि बहुत ही तेज तर्रार एडवोकेट थे, बहुत तेज तर्रार वकील थे उस समय। और उनके तरफ से जो चुनौती थी वो बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसी चुनौती के कारण गेम खेला गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अंबेडकर जी का कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस, जो निचली जातियां हैं, जिसको आज हम SC के नाम से जानते हैं, शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, तो गांधी जी और कांग्रेस इन निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। गांधी जी और कांग्रेस निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और इसी टॉपिक के ऊपर गेम खेला, और 16 अगस्त मतलब वहां पर बात हो जाती है। अभी और भी इसमें कड़ी है। इसी के कारण गांधी जी और अंबेडकर साहब में विवाद होता है। अंबेडकर जी अड़े रहते हैं कि मुझे निर्वाचन मंडल चाहिए अलग से SC के लिए। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इसी के कारण ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी वार्ता जो होती है वो असफल होती है, और खाली हाथ ये वापस लौट आते हैं। कौन? महात्मा गांधी दोबारा खाली हाथ वापस लौट आते हैं, अनशन करने बैठ जाते हैं। बुजुर्ग थे, जब वहां से ये वापस आते हैं तो इनको दूसरा ही चीज देखने को मिलता है। गांधी जी के वापस आने के बाद क्या होता है? गांधी जी के वापस आने के बाद, सम्मेलन से वापस आने के बाद देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार दूसरे ही तरीके से लोगों का दमन करना शुरू कर दी। गफ्फार खान और नेहरू जी को जेल में बंद कर दिया। पूरी कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। और राजद्रोह के मामले में आने के बाद महात्मा गांधी को भी वापस जेल में कर दिया जाता है। महात्मा गांधी फिर से मतलब अनशन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद जेल में पता चलता है, अंबेडकर साहब पढ़ते हैं कि गांधी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, खान पान छोड़ दिए, बिल्कुल अनशन पर बैठ गए।
और इसी कड़ी में गेम खेलते हुए 1931 1 दिसंबर, हाँ 1932 में 16 अगस्त 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसकी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हुए जो पिछड़ी जाति थे, ठीक है, उस दलितों के सहित 11 समुदायों को अलग निर्वाचन मंडल दलितों के साथ घोषणा की और दलितों के साथ 11 समुदायों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की घोषणा की। गेम खेल गया। घोषणा ही नहीं की गई, इसको प्रदान भी कर दिया गया। प्रदान कर दिया 11 समुदायों, डिवाइड एंड रूल। इधर गांधी जी यरवदा जेल में बंद होते हैं मुंबई में, और बाकी कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के समझाने पर कि भाई गांधी जी बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों ने B.R. अम्बेडकर से अनुनय विनय किया कि गांधी जी को मना लें, उनसे बात करें। तब जाकर कहीं 24 सितंबर, 16 अगस्त की बात थी, 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में, बहुत फेमस जेल है, अभी कसाब जो आतंकवादी था उसको वहीं पर साथ फांसी भी दी गई थी। तो पूना के यरवदा जेल, जो कि मुंबई हमले का एक मात्र जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था, तो वही ये जेल है, यानी ब्रिटिश समय से ही था, बहुत पुराना जेल है भारत का। तो पूना के यरवदा जेल अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है इतिहास में। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में यह सहमति बनी कि भाई दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल नहीं होगा, बल्कि उनके प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी उनकी सीटें जो होगी वो रिजर्व होगी। और वहीं से रिजर्वेशन का चलन जो है वो आज तक चलता आ रहा है। वहीं से रिजर्वेशन वर्ड आया था और वो संविधान में भी है। और आज भी कहीं ना कहीं देखते हैं कभी आरक्षण के नाम पर अभी भी दंगे फसाद हो जाते हैं, धरने प्रदर्शन हो जाते हैं। तो ये आरक्षण की शुरुआत वहीं से हुई थी, जब दोनों लोगों में समझौता हुआ कि भाई अलग से निर्वाचन मंडल नहीं मिलेगा, बल्कि हम दलितों के लिए यानी SC के लिए अलग से कुछ सीटें रिजर्व करके रखेंगे। तो डियर, ये था दूसरा गोलमेज सम्मेलन
के बाद पुनः पाठ तक, उसके बाद फिर आंदोलन शुरुआत रहता है, आंदोलन की शुरुआत रहती है। और लेकिन आंदोलन 1934 तक आते आते बिल्कुल मंद पड़ जाता है, क्योंकि हम 1922 के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस लिए गांधी जी, तभी हमने पढ़ा था और वहीं से आज स्टार्टअप किए थे कि बार बार इस तरीके से आंदोलन शुरू करना, फिर उसको बिना किसी लक्ष्य प्राप्ति के वापस ले लेना, फिर से शुरू करना, फिर से वापस ले लेना, कहीं ना कहीं लोगों के जो जोश थे, लोग जो किसी चीज के बारे में बिल्कुल एक कल्पना करके बैठे होते थे, उस पर कुठाराघात होता था और लोग हतोत्साहित होते थे। और इसी के कारण उसके बाद से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट उस तन मन धन से नहीं किया और 1934 के बाद ये आंदोलन भी लगभग बंद ही हो गया। नेक्स्ट लेक्चर अभी गोलमेज सम्मेलन का ही होगा, अपना भाग 4, जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने किस तरीके से लिया और वहां से भारत में राष्ट्रवाद यानी मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हमारी इतनी मेहनत जारी रहेगी लगातार, आपके तरफ से बस एक लाइक, एक कमेंट की जरूरत है। हाँ, एक चीज और, भारत में राष्ट्रवाद का टॉपिक क्लियर करने के बाद इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक दिन हम रूबरू होंगे और उसमें कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम रखेंगे जिसका आपको जवाब हमें कमेंट करके देना होगा, ताकि हमें पता चले कि आपने इस लेक्चर से कितना स्टडी किया, कितना समझा। कमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लेक्चर में, और उसका ABCD ऑप्शंस आपको डालना है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, फॉर योर कैरियर। थैंक यू। बिग ड्रीम्स की तरफ से शुभ रात्रि। थैंक यू, गुड नाइट।